एक गांव में एक शिक्षक कई दिनों से बीमार चल रहा था और बीमार चलते चलते एक दिन अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका बूढ़ा पिता गांव वालों को इस बात का खबर भेजता है और कहता है कि हमारे बेटे की मौत हो चुकी है, वह मर गया है, इसलिए आप लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो जाइए। लेकिन दुख की बात यह थी कि कोई भी उस अंतिम संस्कार में नहीं आया। आसपास के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहां तक कि उसके खुद के अपने बेटे भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। जब कोई नहीं आया तब वह बूढ़ा पिता बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का इंतजाम करता है, घी का इंतजाम करता है। यूं कहें कि चिता जलाने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती है, सारी चीजों को इकट्ठा करके वह अपने बेटे की लाश लिए अपने घर से 20 किलोमीटर दूर गंगा घाट पर जाकर बेटे का अंतिम संस्कार कर देता है। और उसके बाद घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर वह जज के सामने कोर्ट में जाकर पेश होता है और इसके बाद कहता है कि जज साहब, आज से लगभग 4 साल पहले जो एक अपराध मेरे बेटे ने किया था, दरअसल उसने अपने ही छात्रा के साथ यौन शोषण किया था और आज देखिए भगवान उसको अपने कर्मों की सजा दे दिए। अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। ये रहे सबूत। और सबूत देखने के बाद जज साहब उस वृद्ध पिता के आंखों में देख रहे थे तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। अंततः जज साहब ने यह कहा कि इस केस को हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा किया जाता है, बंद किया जाता है। और जब आरोपी ही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर केस किसके अगेंस्ट चलेगा। और इस वजह से जज साहब ने उस केस को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया। अब जैसे ही पीड़ित लड़की की मां यह सुनती है, वह दौड़े दौड़े जज के पास आती है और इसके बाद कहती है कि जज साहब, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं उस मरे हुए आरोपी शिक्षक को जिंदा कर दूंगी। और जब जज साहब यह बात सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि भला यह कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसका चिता जल चुका है, और वो फिर दोबारा आखिर कैसे जिंदा हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद जज साहब पूरी तरीके से हैरान रह गए। अब उस महिला ने जैसे जैसे बोला, जज साहब ने वैसा ही किया। वाकई चमत्कार हो जाता है। वह अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को, जिसकी चिता जल चुकी थी, उसको जिंदा कर देती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच वो चमत्कार था या फिर कुछ और था। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जहां जहां तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार यह हुआ कैसे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के भागलपुर अंतर्गत इसीपुर थाना क्षेत्र के मधुरा सीमानपुर नामक एक गांव की है। उसी गांव का एक शिक्षक, नाम था उसका नीरज मोदी, जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास थी। वह जिस विद्यालय में पढ़ाने जाता, उसी विद्यालय में एक 14 साल की लड़की और लड़कियों से काफी ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी, लेकिन उसका परिवार बेहद ही गरीब था। वह उस लड़की को अपने पास किसी न किसी बहाने बुलाने की कोशिश करता, उसके निजी अंगों को किसी न किसी बहाने छूने की लगातार कोशिश करता था। शुरुआत में वो लड़की इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो शिक्षक उसे बार बार क्यों बुलाते हैं और बार बार बुलाने के बाद उस लड़की के निजी अंगों को छूने की कोशिश क्यों करते हैं। लेकिन जब बार बार ऐसे ही चलने लगा तो आखिरकार वो लड़की समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। लड़की उससे दूर भागती तो शिक्षक उसे अपने पास बुलाने के लिए हर जतन करता, हर प्रयास करता, ताकि किसी तरह वो लड़की उसके पास आ जाए। और अंततः जब वो लड़की नहीं आती तब वह टीचर गुस्से में चिढ़कर उस लड़की को बेरहमी से पीटना आरंभ कर देता। लेकिन फिर भी वो लड़की उस टीचर से दूरी बनाती रही और अपनी आबरू को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि आगे चलकर उसके साथ अब क्या कुछ होने वाला है। 14 अक्टूबर 2018 को दोपहर में जब वो लड़की अपने घर से खेत की ओर शौच करने के लिए निकली, तब वहीं पर वह टीचर, वह शिक्षक पहले से ही घात लगाए बैठा था और उसने उस लड़की को जंगल में बुरी नियत से दबोचकर पहले तो उसके साथ मुंह काला किया, फिर उसने उस लड़की की बिना कपड़े की तस्वीरें खींची और उसका वीडियो बनाया। वह उस तस्वीर और वीडियो को उस लड़की को दिखाते हुए कहता है कि देखो, यह तस्वीर और यह वीडियो मेरे मोबाइल में पूरी तरीके से कैद हो चुका है। तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो मोबाइल में कैप्चर किए हुए तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा, और जब यह तस्वीर और यह वीडियो वायरल होगा तब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगी। 14 साल की वो अबोध इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के बाद वह शिक्षक अपने घर चला जाता है और वो छात्रा अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वह विद्यालय जाती है तो उस विद्यालय में भी उसके साथ लगातार उसी घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार 10 दिन के बाद वह तंग आकर परेशान होकर इस बात की शिकायत अपने मां से करती है और कहती है कि मां, मैं रोज रोज के टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूं। नीरज सर मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करते हैं। जब उस लड़की ने अपने कपड़े उतारकर अपनी मां को दिखाई तो शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां पे कि निशान ना हो, चाहे चोट का निशान हो या शिक्षक के द्वारा दिए गए शरीर में अन्य निशान हो। जब मां अपनी बेटी के उस स्थिति को देखती है तो वो पूरी तरीके से रोने लगती है, क्योंकि उसका पति भी यहां नहीं था। उसका पति लगभग 1700 किलोमीटर दूर साउथ इंडिया में रहकर मजदूरी करता था। वहां से जो भी कुछ पैसे भेजता उसी पैसे से उस गरीब आदमी का घर परिवार चलता था। अब आखिरकार मां अपने पति से कहती है कि बेटी के साथ कुछ इस तरीके का कृत्य हो रहा है। वह मजबूर होकर पहले तो पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस जब इस मामले को पूरी गंभीरता से नहीं लेती है तब वह पुलिस को कुछ ऐसे ऐसे सबूत देती है जिस सबूत को देखने के बाद जो भी पुलिस के अधिकारी थे उनको लगा कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की के साथ कुछ न कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में एक एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी शिक्षक नीरज मोदी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब यहां से लग रहा था कि पीड़ित लड़की को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना काम किया और न्यायालय, कोर्ट और कानून अब अपना काम करेगी और जल्द ही आरोपी शिक्षक नीरज मोदी को सजा दे दिया जाएगा। सब लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हो चुके थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरोपी शिक्षक नीरज मोदी जमानत पर जेल से छूट जाता है। वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद फिर से अपने उसी दुनिया में खो जाता है, फिर से वही हरकत स्टार्ट कर देता है। आरोपी शिक्षक नीरज मोदी घर वालों को किसी न किसी तरह परेशान करता, उसे टॉर्चर करता और बार बार कहता कि तुमने हमारे ऊपर जो एफआईआर किया है उसे जल्द से जल्द वापस ले लो, अन्यथा तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उस परिवार को पूरी तरीके से प्रताड़ित करता, उसे एक तरह से यूं कहें कि ब्लैकमेल करने का भी काम करता। लेकिन इसी बीच एक दिन वह शिक्षक बीमार होता है और बीमार होने के बाद मर जाता है और जब वह मरता है तो उसके पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार पास के ही कहलगांव गंगा घाट पर जाकर कर देते हैं। आरोपी शिक्षक के पिता राजाराम अपने बेटे की अंतिम संस्कार का वीडियो, फोटोग्राफ, तस्वीर सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं। चिता जलते हुए, चिता पर सोए हुए, या फिर यूं कहें कि अंतिम संस्कार की जो भी औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं का वो फोटोग्राफी करवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं और इसके बाद वो सारा तस्वीर, वो सारा फुटेज, वो सारा वीडियो लेकर जज के सामने पेश हो जाते हैं। जज से कहते हैं कि साहब मेरा बेटा मर चुका है, इस केस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और जज साहब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जो भी सबूत, जो भी एविडेंस आरोपी शिक्षक के पिता राजा राम के द्वारा जज के सामने दिया गया था, वो एविडेंस, वो सबूत इस बात की पुष्टि कर रहा था कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका चिता जल चुका है। सारे एविडेंस, सारे सबूत देखने के बाद जज साहब यह आदेश पारित करते हैं कि इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। अब जैसे ही पीड़ित की मां को इस बात की जानकारी होती है, इस बात का पता चलता है, उसके बाद पीड़ित लड़की की मां कोर्ट पहुंचती है और वहां जाने के बाद जज के सामने पेश हो जाती है और इसके बाद कहती है कि जो भी सबूत दिए गए हैं, जो भी प्रूफ दिए गए हैं, वो पूरी तरीके से गलत हैं। चूंकि ऐसा है ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी अभी भी जिंदा है, वह मरा नहीं है बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। अब जज साहब जैसे ही यह बात सुनते हैं, उन्हें लगा कि इस महिला के बेटी के साथ कुछ इस तरीके का कृत्य हुआ है और इसी बात को लेकर यह महिला सदमे में है, इसलिए ऐसी वैसी बातें कर रही है। भला जो इंसान मर चुका है, जिसकी चिता जल चुकी हो, वह फिर जिंदा कैसे हो सकता है। अब इतना सुनते ही पीड़िता की मां कहती है कि साहब मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, मैं किसी सदमे में नहीं हूं। आपको अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस बात की जांच करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा।
अब आखिरकार जज साहब इस पूरे मामले को लेकर जांच का आदेश देते हैं। स्थानीय थाना इसीपुर बाराहाट के पुलिस अधिकारी रोहित पासवान को इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर जांच का कमान सौंपा जाता है। कोर्ट के आदेश को मानकर जब रोहित पासवान इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करते हैं तो सबसे पहले आरोपी शिक्षक के घर मधुरा सीमानपुर पहुंचते हैं और वहां जाकर लगभग 250 घरों में एक एक घर में जाकर यह पूछने का काम किया जाता है कि आरोपी शिक्षक नीरज कुमार की मौत हुई है या फिर नहीं हुई है, और जब उस नीरज कुमार की मौत हुई है तो क्या आप उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे या फिर नहीं हुए थे। साथ ही उस परिवार के रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, या फिर यूं कहें कि उस परिवार के अन्य लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और यह देखा जाता है कि कितने लोग गंजे हुए हैं। कहते हैं ना कि जब कोई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किसी का अंतिम संस्कार करता है तो अंतिम संस्कार करने वाले के साथ साथ परिवार के बाकी के जो सदस्य होते हैं वो भी अपना मुंडन कराते हैं, वो भी गंजे होते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी पिता के अलावा मुंडन नहीं कराया था, कोई भी गंजा नहीं हुआ था। रिश्तेदार कह रहे थे हमें तो इस बात की सूचना ही नहीं मिली कि नीरज मोदी की मौत कब हो गई। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो गांव वाले हों, चाहे सगे संबंधी हों, सब लोग एक जैसी ही बातें कर रहे थे। जांच पड़ताल के बाद सारा सीन धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया। जब जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ा तो पता चलता है कि कहलगांव गंगा घाट के लकड़ी के गोले से आरोपी के पिता राजा राम ने लकड़ी खरीदारी की एक रसीद बनवा ली और उसी रसीद के सहारे बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सफलतापूर्वक बना लिया और उसी मृत्यु प्रमाण पत्र को शपथ पत्र के साथ विशेष पॉक्सो न्यायालय में दाखिल कर दिया। और उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद, उस मृत्यु प्रमाण पत्र को देखने के बाद जज साहब उस केस के फाइल को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। अब इधर जांच के जो अधिकारी थे रोहित पासवान, वह भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में सबमिट कर देते हैं और जज के सामने इनकी भी पेशी होती है और ये भी अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि साहब जो भी कहानी बनाई गई है ये पूरी तरीके से गलत बनाई गई है। सब का सब, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे फिर वो वीडियो हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सब का सब फर्जी है। हम आरोपी शिक्षक के गांव गए, वहां एक एक लोगों से पूछताछ किए, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि नीरज मोदी की मौत हो चुकी है या फिर नीरज मोदी इस दुनिया में नहीं है। अब जज साहब ये आदेश करते हैं कि चिता पर जले हुए नए फोटोग्राफ चाहिए और जिसने भी ये तस्वीर और जिसने भी ये फोटोग्राफ्स खींचे हैं उसे भी कोर्ट में पेश किया जाए। अब पुलिस की जांच में यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि आरोपी शिक्षक नीरज मोदी और उनके पिता राजा राम मोदी के द्वारा इस पूरे कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई और स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद इस पूरी कहानी को धरातल पर भी सफलतापूर्वक न सिर्फ उतारा गया बल्कि एविडेंस के तौर पर वो सबूत, वो साक्ष्य संबंधित न्यायालय में भी पेश किया गया। पहले उसने गांव वालों को बताया था कि उसका बेटा बीमार हो चुका है। बाप और बेटे दोनों कहलगांव स्थित गंगा घाट पर जाते हैं और चिता सजाते हैं। तस्वीर खींचने के बाद नीरज मोदी खुद उस चिता पर इस तरीके से जाकर लेट जाता है जिससे सिर्फ उसका सर दिखे, बाकी का जो अन्य हिस्सा था शरीर का वो पूरी तरीके से लकड़ी से कवर कर दिया गया था ताकि यकीन हो जाए कि उसी शिक्षक नीरज कुमार की चिता जल रही थी। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाया जाता है उसके तुरंत बाद नीरज कुमार को उस चिता से बाहर कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जब कोई हीरो हीरोइन या फिर विलन मर जाता है तो उसकी चिता सजाई जाती है और चिता सजाने के बाद उसको उस चिता से बाहर कर दिया जाता है और इसके बाद फिर उसी चिता में आग लगा दिया जाता है ताकि दर्शक को यह लगे कि उसी संबंधित व्यक्ति की चिता जल रही है। फिल्म देखकर उस बाप बेटे ने यह आइडिया लिया और उस आइडिया को अंतिम रूप दे दिया। जज साहब जैसे ही यह बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि आखिरकार एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है। तब सारे साक्ष्य और दस्तावेज के जांच के बाद 9 जनवरी 2023 को आरोपी शिक्षक नीरज मोदी को 14 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जाता है। पीड़ित लड़की के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया जाता है।
साथ ही कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शिक्षक नीरज मोदी के पिता 60 वर्षीय राजाराम मोदी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर इसका पूरा केस तब तक चलाया जाए जब तक अदालत इस बात का निर्णय खुद नहीं ले लेती कि आखिर इसे सजा कितनी देनी है और कितनी नहीं। जब यह जांच पूरी होती है, सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है, जब यह पूरा मामला सबके सामने आता है, सब लोग ये सोचने पर लग जाते हैं कि कोई पिता बजाय सजा दिलवाने के अपने बेटे को बचाने में कैसे न सिर्फ षड्यंत्र रचता है, बल्कि उस षड्यंत्र को रचने के बाद पूरी तरीके से उस षड्यंत्र को कामयाब भी कर लेता है। और वही पीड़ित लड़की की मां अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। हालांकि यह कहानी वर्षों पुरानी है, लेकिन मेरा मकसद हर उस घटना, हर उस कहानी को सामने लाना है जिससे लोग जागरूक हो सकें, सचेत हो सकें। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि उस आरोपी शिक्षक के पिता की जगह अगर आप होते तो क्या करते। क्या आप अपने बेटे का साथ देते या फिर कानून का साथ देकर पीड़ित लड़की को न्याय दिलाते। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।